ठीक है, सुनो, अभी तक जो भी कराया यानी कि अपन जो पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, इस रे ऑप्टिक्स के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, रिफ्लेक्शन, ये अपन ने कवर कर दिया है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद रिफ्लेक्शन की हमने क्या पढ़ी, एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा है, मिरर। रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में क्या पढ़ लिया अपन ने, मिरर। ओके, ऐसे ही जो सेकंड अपना टॉपिक है इस रे ऑप्टिक्स का वो है रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के बारे में बातचीत करके हम इसका भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और जो इसका एप्लीकेशन है वो कहलाएगा अपना लेंस। यानी कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे उस दिन मिरर पढ़ा था ऐसे आज अपन लेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक आपको पता चला है रिफ्रैक्शन, इस रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि है क्या ये, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो क्या करेगी, आपके पास में बेंड करेगी लाइट का। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यहां तक बात हो गई थी अपने बीच में, और कल जब हमने इसको समझाया तो देखा कि एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। इन दोनों को कंपेयर करके हम सिस्टम निकालते हैं, या तो सिस्टम रेरर से डेंसर जा रही है लाइट रे, या डेंसर टू रेरर जा रही है। तो ही कंडीशन है, रेरर टू डेंसर या डेंसर टू रेरर। एंड कोई चीज रेरर है और डेंसर है ये पता चलता है उसकी एटम डेंसिटी से, और इस एटम डेंसिटी को मेजर करके स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हमने एक नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसे मैंने डिनोट किया विद द हेल्प ऑफ एन। फॉर्मूला बना C बाय V, C बाय V, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, नहीं सॉरी वैक्यूम अपॉन इन अ मीडियम। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना। सीधी सी बात है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड, यानी क्वांटिटी कैसी है, यूनिटलेस। ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, यूनिटलेस। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास क्रिएट हो गया जिसे मैंने नाम दिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relative refractive index, and this relative refractive index is also known as N12, relative refractive index of medium 1 with respect to 2, and due to this we write N1 upon N2, और इसी के मैंने शॉर्टकट कल बनाया था V2 upon V1। ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको, 10th क्लास तक यहां तक आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए सर, इसको करने के बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने देखा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, दिस इज बाउंड्री ऑफ मीडिया, बाउंड्री ऑफ मीडिया, एक्चुअल पाथ। ये मैं बार बार डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। एक्चुअल पाथ, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, दिस इज आर रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ओके, सबको आता है। मेन चीज, मैं जब जब इसको लिखूंगा, मेरे लिखने का तरीका, अदर बुक्स में अदर टीचर का तरीका अलग होगा पढ़ाने का। मैं जैसे लिखता हूं बता रहा हूं आपको, और आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको मेरे साथ लर्न करना है चीजों को, तो सिंपल कहां से लाइट आ रही है उसे नोटिस करना, और कहां जा रही है बस इतना ध्यान रखना। तो आ कर रही है सर N1 से, अगर मैं बोल रहा हूं मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 sin I, refractive index of medium 2 n
2 साइन आर। बस ऐसा बनाना सीख जाओ। क्या बन जाएगा? साइन आई साइन आर n2 n1। n2 n1 क्या होता है? n21 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? v1 अपॉन v2 भी लिख सकता हूं। ये दोनों क्वांटिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। तो आंसर भी कैसा आता है? क्लियर? पक्का? तो आपको देखना है कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस इजीली यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं थी। यहां तक जाने के बाद कल मैंने आपके दिमाग में डाले 2 केस स्टडी। इन केस स्टडीज के अंदर अपन ने क्या देखा? जनरली केस स्टडी में क्या देखोगे? देखिए, केस स्टडी में सिंपली देख लो, सिर्फ लाइट अगर रेरर टू डेंसर जा रही है तो हमने क्या देखा कि ये आएगी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, जाना यहां था, बेंड करेगी रेरर से डेंसर में। क्या लैंग्वेज क्या यूज करोगे? टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखना हाफ आ रहा है कि कितना आ रहा है? जैसे यहां खड़ा हो तो हाफ आता है, कितना आता है? ये आ रहा है, इतना आ रहा है लेकिन। हाँ ठीक है। तो रेरर टू डेंसर, तो रेरर टू डेंसर जा रहे हैं तो क्या हुआ? इधर गई तो क्या लिखेंगे? अवे फ्रॉम दी, सॉरी अवे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या लिखेंगे? टूवर्ड दी नॉर्मल, टूवर्ड दी नॉर्मल, लाइक दैट। दूसरा केस जो बनेगा उसमें क्या लिखोगे? यानी डेंसर से कहां जा रही होगी? रेरर में। तो क्या लिखना है आपको? सर लाइट आई, जाना यहां था, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ। लाइट मुड़कर यहां चलेगी, क्या कहेंगे इसको? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात रटनी है या याद करनी है या समझनी है, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको करवाया कैसे ये ड्राइव हुई चीजें। आप देखते हैं कि ड्यू टू जब हमने स्नेल्स लॉ लगाया दोनों के अंदर तो अपने को अलग अलग चीजें बनी। यहां तक मैंने सारी चीजें बता दी थी आप लोगों को। यहां डाउट है तो बोल दो। पक्का? इजी है? चले देन स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए लाइट रे, लाइट रे क्या पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट रे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 11th क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़कर आए हैं वेव। किसी को पता है डेफिनेशन याद है किसी को? सर कि हाँ अगर वेव का नाम लोगे तो हम एक डेफिनेशन जानते हैं वेव की। सिंपल वेव में बोल, सिंपल सिस्टम में बोलूं, व्हाट डू यू मीन बाय वेव? एक बंदा खड़ा है, धक्का मारा। एक बंदा खड़ा है, धक्का क्या हुआ? हाँ, एक सिंपल एक बंदा है, उसको धक्का मारा, वो गिर गया। एक लाइन में लोग खड़े हैं, एक को धक्का मारा, वो धक्का दूसरे पे पहुंचा, दूसरे से तीसरे पे पहुंचा। तो द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। अगर एक पार्टिकल को सिंपली इस तरीके से घुमा रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? ऑसिलेशन। लेकिन जब घुमाऊंगा ऐसे और टकराएगा दूसरे वाले से और वो भी ऐसे से हिलेगा तो वो क्या कहलाते हैं? क्या होगा हमारे? इससे कॉलिंग से पता, आजकल ज्यादा बच्चे इसलिए बीमार हो रहे हैं, साफ सफाई ज्यादा रखते हैं। जितने गंदे, ये रियलिटी है, बायो पढ़ते हो तुम लोग, जितने ज्यादा गंदे में रहोगे ना उतनी इम्यूनिटी अच्छी होगी। छोटी मोटी कोरोना में बच गए ये सब जो थे ना, थोड़ा नॉर्मल। अगर अपने आसपास गोलगप्पे नहीं खा रहे हो ना तो निपट जाओगे किसी दिन। गोलगप्पे खाने जरूरी है। मैं नहीं खाता वैसे। वो गंदे हाथों से जो बनाता है ना, उसके जो जब तक वो कीटाणु जाएंगे नहीं ना पेट में, वो इम्यूनिटी बनेगी नहीं तुम्हारी।
अब बाहर से एकदम से कुछ, अरे ओके दादा ठीक है, इनका ही था बस, ठीक है अपना इनको आदत पड़ी है अभी जाने की। खाया पिया करो बढ़िया। ये तो देख हाथ धोने जाते हैं पहले, अभी थोड़ी देर पता है कोविड के अंदर वो डॉक्टर वो यूज नहीं करते सैनिटाइजर, वो सैनिटाइजर कोविड में नहीं आया था, वो पहले से था मार्केट में। वो सिर्फ और सिर्फ वो डेंटिस्ट वाले यूज करते थे। वो खुद अगर आप किसी डेंटिस्ट से पूछोगे ना, बोला सबसे बेकार चीज है, हाथ सूखा कर देता है पूरा, सारे जम्स मार देता है हाथ के, वो अल्कोहल के चक्कर में पूरे जम्स मर जाते हैं। कुछ चीजें चाहिए बॉडी को, चाहिए हाथ में जो होता है ना, इसलिए पुराने टाइम में लोग हाथों से खाना खाते थे। अब इतने गंदे हाथों से तो नहीं खाते थे, मतलब नॉर्मल हाथ वॉश करके खा लेते थे, वो अच्छा था बॉडी के लिए। अब जो ये बार बार नहीं 5-5 मिनट के अंदर हाथ धोना ये धोना, इससे वो दिक्कत करता है, जर्म्स मरते हैं। दही में भी तो होते हैं बैक्टीरिया, देखिए ना आप लोग बायो वाले हो, दही में भी है। हाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव की अगर बात करूं तो वेव क्या है, एक प्रकार का प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ डिस्टरबेंस, इस तरह की चीजें। तो इसके पास कुछ कैरेक्टर स्टिक्स होती थी। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली अगर मैं बात करूं तो जब एक वेव चलती थी, जब एक वेव चलती थी, पहली चीज होती थी एम्पलीट्यूड। याद आ रहा है? एम्पलीट्यूड सिखाया होगा आप लोग को कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है। बी, आपको वेवलेंथ सिखाई होगी। तीसरा, उसकी फ्रीक्वेंसी समझाई होगी। एंड डी, आपको बताया गया होगा उसका वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल देता हूं। ये चार प्रॉपर्टी एटलीस्ट हर वेव के अंदर पाई जाती है। हर वेव के अंदर एटलीस्ट ये चार प्रॉपर्टी तो आप देखते देखते हैं। एम्पलीट्यूड, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर, एनर्जी, जो निकालनी निकाल लो, मैं फिलहाल उन पे नहीं जा रहा, मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा रहा हूं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम पर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये बेसिक फंडामेंटल्स है, क्वांटिटीज हैं जो चाहिए ही चाहिए किसी वेव को। सर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1, मीडियम 2। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए रेयरर है, ये डेंसर है। तो होता क्या है, जब एक लाइट की वेव इसके अंदर एंटर करती है, तो एंटर करते समय ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, कितनी बार ऑसिलेट कर रही है इन अ सिंगल 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज नेवर बी चेंज, कभी चेंज नहीं करती। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम एंटर होते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूं उसी स्पीड से मैं हर मीडियम में बोलूंगा। गर्मियों में ये आवाज आप तक जाएगी, आगे क्लास से बाहर नहीं जाएगी। सर्दियों में यहां इतनी जितनी तेज में बोल रहा हूं नीचे तक आवाज आ रही होगी। लेकिन क्या मेरी फ्रीक्वेंसी बदली, मेरे एम्पलीट्यूड्स बढ़ गए, ठीक है, मेरी वेवलेंथ बढ़ गई होगी जिसने लंबे डिस्टेंसेस किए। तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अगर मैं इस तरीके से बोल रहा था, पहले ये वेव कवर होती थी तो अब क्या होगी, क्लियर? तो जब ये यहां जाएगी तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। डेंसर में आगे क्या हो जाती है, थोड़ी सी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम। एंड ड्यू टू दिस वेवलेंथ क्वांटिटी चेंज, एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं, लेकिन उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एम्पलीट्यूड के ऊपर बाद में बात करेंगे इंटेंसिटी के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम, सॉरी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम, जिस कारण से जिसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम। यानी कि अगर मैं v की बात कर रहा हूं स्पीड की, तो वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको n बोलते थे, न्यू। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आप लोगों ने, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो आप देखते हैं कि इसकी क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, लैम्डा। दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि
when light travel one medium to another medium, their wavelength and speed changes, but the frequency remain unchanged. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। जब भी आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या रहेगी? सर रिफ्रैक्शन चाहे वन मीडियम से दूसरे मीडियम, रेयर से डेंसर कराओ, डेंसर से रेयर कराओ, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेवलेंथ गेट अफेक्टेड, वेवलेंथ गेट अफेक्टेड, यानी कि आप इस चीज को समझो बहुत ध्यान से। कभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा होगा वेव का, जिम के अंदर अगर किसी ने जिम की फोटोज देखी, वीडियोस देखी होंगी, आए दिन देखते हो, मूवीज में देख ली होगी, वो एक रस्सी लगी होती है, रस्सी को ऐसे ऐसे करते हैं, आजकल वो कार्डियो का एक बहुत अच्छा है, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करते रस्सियां, वो वेव बनाते हैं। आप इस तरीके से दिमाग लगाओ, एक आप एयर में हिला रहे हो और एक आपको मैं पानी के अंदर बैठ के बोलूंगी हिला, तो क्या कर पाओगे? एयर में तो इजीली हिलाता हो, पानी में हिलाने के लिए बोलूंगा तो दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा हिलेगा ही नहीं बहुत। तो क्या किया आपने, आपके हाथों को आप बराबर तय घुमाओगे, लेकिन जो बराबर जो जा रहे थे रस्सी, वो इतने बराबर जाएंगे नहीं। तो क्या फ्रीक्वेंसी बदली? नहीं, वो तो मेरी एनर्जी थी, मैंने यूज किया, क्या बदल गई? वेवलेंथ बदल गई। और इफेक्ट करना है, एक बॉल लो, बॉल को एयर में फेंक के दिखाओ, फेंक देंगे सर। पानी में फेंक के दिखाओ, नहीं फेंक पाएंगे सर, दिक्कत आएगी। वही इफेक्ट आने वाले हैं दोनों रेयर और डेंसर मीडियम के अंदर। तो जब आप इन चीजों को समझ जाओगे तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते लाइट किस तरीके से अपना पार्टिकल बिहेवियर चेंजमेंट करती है। क्लियर? पक्का? तो हम यही चीज बोल रहे थे आपके पास में कि लाइट रे किस तरीके से करता है। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली बात, किसी ने पूछा ये रिफ्रैक्शन हुआ कैसे, क्या होता है, पता है, क्यों हुआ? आपका जवाब क्या आएगा? सर पता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के जाने से क्या चेंज कर जाती है? वेवलेंथ अफेक्ट कर जाती है, और वेवलेंथ से उसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज कर जाती है, जिससे हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट देखते हैं। सब बदल गया। तो वहां हम बोल पाएंगे कि हाँ लाइट की स्पीड कम हो गई। अब सीधी सी बात है, पानी चल रहा था, पानी पाइप से पानी दे रहे थे, बराबर स्पीड से गिर रहा था, मन किया, चुल मची, आधा अंगूठा रख दिया, देखा होगा स्पीड बढ़ जाती है, पाथ बदल जाता है। यही तो बेंडिंग है। अरे यही तो बेंडिंग है लाइट की। क्या समझे? देखा है ना, पानी गिर रहा था, वो पौधों को पानी पिलाते हुए, जब दूर फेंकना होता है तो क्या करते हैं, हल्का सा एरिया कम कर देते हैं। तो एरिया कम करते ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सर सीखा हुआ है 11th क्लास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1, 11th क्लास में याद है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बर्नौली थ्योरम, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सिखाया था उसमें 11th क्लास के अंदर, अच्छे से याद है। तो बंद करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने से उसका पाथ बदल गया, पहले ऐसे गिर रहा था पानी, अब ऐसे चलने लग गया पानी। तो यही तो आप करते हो जब आप अपनी आंखों से एक पेंसिल को डूबा हुआ देख रहे हो, तो जो लाइट इस वाले हिस्से से टकराकर आ रही थी आंख पे, वो जल्दी पहुंच गई, और जो इस हिस्से से टकराकर वापस आनी थी लाइट, वो नहीं पहुंच पाई। तो आंखों ने कैसे दिखाया उस चीज को? ऊपर नीचे दिखाया, तभी वो आपको क्या दिखी? बैंड होती हुई दिखी। कल परसों एक कहावत उसकी बताई थी, बगुले वाली। सोचो कितना दिक्कत होता होगा उसको, चील को, चील जो होती है आपकी, आपका ईगल, वो इतनी ऊपर उड़ता है, पानी के अंदर तैरती मछली दिख जाती है उसको, वो वहां से निशाना लगाता है। वो देखा होगा आपने, वो बहुत रील्स वील्स में या जो भी देखा हो, वो इतनी दूर से छलांग मारता हुआ आता है और सीधा जंप किसको लेता है? सीधा पकड़ के ऊपर उठा के ले जाता है मछली को, फिश को। अब सोचो उसको कितनी दिक्कत आती होगी, उसकी आंखों ने कितना अकुमुलेट किया अपने आप को। इसे कहते हैं रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। किसी पानी के ग्लास के अंदर अगर सिक्का डाला हुआ है, तुम ऊपर से देखोगे लगेगा ये इतना सही है क्या, ये रहा, लेकिन जब सच में हाथ डाल के देखोगे तो वो ग्लास का जो कॉइन था वो काफी नीचे था। यानी कि कोई चीज हमें कैसे दिखती है? ऊपर, होती कहां है? नीचे। दिस इज कॉल्ड एपेरेंट डेप्थ कॉन्सेप्ट, सिखाएंगे अपने यहाँ पे, सिलेबस में भी है। हम देखेंगे कोई चीज हमें किसी पानी के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर कितनी अप और डाउन दिखती है।
तो आप इतनी चीजें समझ सकते हो कि एक ईगल कितनी एक्सपर्ट हो जाती है चीजों को देखकर कि हाँ उसे अंदाजा लग जाता है कि ये मछली जो घूम रही है ये सच में पानी के कितनी नीचे है। सपोज करो इतनी ऊपर से देख के वो दिखता उसको और वो आके मारता पैर मारता अपने कि हाँ पैर से पकड़ में आ जाएगी, वो तो है ही नहीं, वो तो नीचे बैठी है मछली। अगर हम अपनी आंखों से देखें तो इसलिए बोलते ना मछली पकड़ने जा रहे हैं, वो जैसे पुराने टाइम के अंदर वो मछली जाते थे तीर से मारते थे, मूवीज में देखा होगा, तीर बना के मछली घूमने मारते थे, उससे बड़ा दिक्कत आता, ये नहीं कि मार दिया। अर्जुन ने तो वो जो था अपने पुरानी महाभारत के अंदर तो ऊपर मारा, बिना देख के पानी में देख के मारा। क्या पंगे रहे होंगे उस वक्त के, क्या चैलेंजेस रहे होंगे उस वक्त के। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपेरेंस, है नहीं प्रतीत हो रहा है। मिराज, अभी से कंसेप्ट पढ़ेंगे, मिराज क्या होता है मिराज? हाँ अच्छा वो तूने तमाकू का नाम नहीं लिया, मेरे को तो उम्मीद थी तमाकू बोलेगा। हाँ वेरी गुड। फ्रांस से मिला हुआ एक जहाज है अपना, फाइटर प्लेन है, उसको कहते हैं क्या? मिराज। बहुत अच्छा है। जो अभी अभिनंदन वाला जो केस हुआ था अपना, उसके अंदर मिराज ही गया था, जो पीछे गया था ना वो मिराज गया था। मिराज कहाँ से है? फ्रांस से। अच्छा फाइटर जेट प्लेन है, लेकिन मिराज जो मैं बोलना चाहता हूं उसका हिंदी शब्द है मृग तृष्णा। हिंदी में क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। पुराने टाइम पे हिरन जो होते थे वो देखते थे दूर, उनको प्यास लगी तो देखते थे रेगिस्तान के अंदर पानी दिख रहा है, और भागते थे पानी की तलाश में, और भागते भागते मर जाते थे, क्योंकि वो पानी तो होता ही नहीं था, वो तो सिर्फ पानी की एक अपीयरेंस होती थी जो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिखती थी। ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो कैसे क्या होती है वो बाद में डिस्कस करूंगा, बस बता रहा हूं। तो मृग तृष्णा उसी को बोला गया, मृग मतलब वो हिरण और तृष्णा मतलब उसकी प्यास, उसी के अंदर वो भागता रहा और मर गया। क्यों? वही कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे कि एक बार आप देखते हैं रोड के ऊपर पानी दिख रहा है, जब गाड़ी जाती है तो दिखता है कुछ है ही नहीं वहां पे, दिस इज कॉल्ड मिराज। ठीक है, उसी से बना है नाम पूरा का पूरा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये सब समझ में आपको आगे ही बातें, चलते हैं आगे कंसेप्ट को और लेके जाते हैं। पहले एक बार लेंस कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो सर पता चला रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट की बेंडिंग हम समझ गए हैं, तो हम सीखते हैं अलग अलग जगह रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में वेरी फर्स्ट हम देख रहे हैं ग्लास स्लैब। क्या देख रहे हैं? ग्लास स्लैब। ये आपकी हाथों हाथ एक्टिविटी करा रहा हूं, आपकी एक एक्टिविटी है, अपने प्रैक्टिकल में है, एज इट इज देख लो, जिनको समझ में आ रही है देख लेना, एज इट इज यही चीज मैं प्रैक्टिकल में पढ़ा था, अभी देख लोगे समझ में आ जाएगी। क्या किया? एक ग्लास स्लैब ली, एक ग्लास मोटी स्लैब होती है, ग्लास स्लैब कहते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके की। ये एक्सपेरिमेंट कराना है आपको मुझे, वैसे भी देख लेते, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, थिक होती है, इतनी मोटी होती है, दिख नहीं, इसमें दिखा नहीं रहा हूं, इतनी थिक मोटी है ग्लास स्लैब। यहां से एक लाइट आई, एयर है, ये ग्लास है, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। लाइट आई, दिस इज देयर एक्चुअल। अगर ये ग्लास स्लैब जिंदगी में नहीं होती तो कैसा थी? एक्चुअल बात ये था इसका। ये आ गई नॉर्मल, ठीक है। सर अभी अभी आपने सिखाया था, थोड़ी देर पहले की बात है, जस्ट थोड़ी देर पहले, कल ही की बात है कि आपने सिखाया था एयर इज अ रेयर, ग्लास इज अ डेंसर। रेयर से डेंसर लाइट जा रही है, बेंडिंग होगी टुवर्ड या अवे? रेयर से डेंसर टुवर्ड और अवे? टुवर्ड्स। वेरी गुड सर, सिखाया था आपने, यानी लाइट जाना यहां चाहती थी, इसका पाथ ये था, रिफ्रैक्शन के कारण लाइट ने बेंडिंग शो कर दी, यहां पहुंच गई। कोई दिक्कत? मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट बोले वो कॉन्सेप्ट रखना, रे डायग्राम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई गधा बच्चा क्या करता है? गधा वो रटता है, पहले लाइन यूं निकालूंगा, इस पॉइंट से एक लाइन टक 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 यहां दिखाऊंगा, यहां दिखाऊंगा, एक लाइन यहां लूंगा। इतना क्यों रट रहा है? क्यों रटना? लाइट लाऊंगा, टकराएगी जहां, वहां से सीधा पाथ बनाऊंगा, यहां आने के बाद पता है अवे टुवर्ड का सर ने सिखा रखा है, घुमा दूंगा हल्की सी,
सर आपने इतनी घुमाई, मैं कैसे घुमाऊं? तेरा मन किया तो यहां से घुमा देना, यहां से घुमा देना, बस घुमाना इस तरफ। अब घुमा के यहां मत ले आना कि नॉर्मल से बाहर निकाल दी। नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल को पार नहीं करवानी, नॉर्मल की तरफ बस। समझ गए? क्लियर है? ये रहा, यहां टकराया सर, यहां टकराया, तो फिर से करो, क्या करो? नॉर्मल, इस पॉइंट की नॉर्मल। दो केस हो रहे हैं, ए रेरर डेंसर, अगेन डेंसर रेरर। पाथ ऑफ लाइट क्या था? अगर कुछ भी नहीं होता इस लाइट के तो ये जाती यहां, सही बात है, ये लाइट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया, इस ट्विस्ट के कारण ये लाइट घूमने पे मजबूर हो गई सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस लाइन को कहेंगे इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। बोलो क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। क्लियर है ये बात? सर दिस इज एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन R1, दिस इज सेकेंड रिफ्रैक्शन R2, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड E, इमर्जेंट एंगल। डायग्राम पहले तो समझ लो, दिमाग में उतार लो कि हाँ अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना, कर लेंगे। अगर डायग्राम में दिक्कत है तो बोलो, थोड़ा बड़ा करूं इसको या सही समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? और जो जो बच्चा है, जैसे कल मैंने पढ़ाया था, कल घर जाके एक बार भी डायग्राम बनाए थे घर पे, समझ में आए बनाने के? वापस बना लोगे? 6 केस, 6 क्यों, 6 और 2, अगर 8 केस कहूंगा बिना देखे बना दोगे? फिर उसके वो लिख दिया नेचर वेचर, आ गया टिप दिमाग में, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक दिन जाके जैसे पढ़ाता हूँ, आंख देख बंद करके कि हाँ बस एक बार टॉपिक पढ़ लो, या तो कॉपी जो भी कि हाँ सर ये पढ़ा है, ठीक है, बंद किया, एक बार उसे लिख के देखो खुद से, गलती आएगी फिर एक बार देखो, अच्छा ऐसे करना था, गलती हुई, हुई, दोबारा लिख के देखो, 90% आपको आ जाएगा, 10% एरर रहेगा, और रहना भी चाहिए। एकदम से अगर पूरा आ जाए तो दिक्कत है। ठीक है, ओके। तो सर ये डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली समझ में आ रहा है, हो जाएगा। चलो सर प्रूफ करते हैं, देखते हैं। एट फर्स्ट इंसिडेंट पॉइंट, ये पेपर में करना है आपको, आप लैब में कैसे करेंगे? एक आपको कार्डबोर्ड दूंगा, कार्डबोर्ड पे एक व्हाइट पेपर चिपकाऊंगा, पिन लगाऊंगा चारों तरफ, ठीक है, फिर उसमें बोलूंगा एक पिन लगा दे, उस पे पेपर पे लगाऊंगा पिन, पिन को कहूंगा ऐसे देख, वो इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे, ग्लास स्ट्रैप लगाओगे, उसकी इमेज दिखेगी वहां टेढ़ी, बोलोगे अच्छा लाइट, अच्छा लगाई यहां थी पिन, दिख कर रही है, यहाँ शिफ्ट कर गई, पैरेलल शिफ्ट प्रूफ कर रहा हूं अभी कि लाइट गोज पैरेलल बट शिफ्टेड। कैसे कर रही है? शिफ्ट कर रही है, देखिए कैसे। एट फर्स्ट इंसिडेंट पॉइंट क्या लिखेंगे? आपने सिखाया है सर, अप्लाई करेंगे कौन सा? अप्लाई स्नेल्स लॉ, और सबको आता है, जैसे मैंने बोला था। कैसे, क्या लिखूं बोलो, लगाओ, फर्स्ट इंसिडेंट पे क्या लगाऊंगा बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्या लिखूं? Na साइन आई, Ng साइन R1, Na या फिर छोड़ दो, साइन आई साइन R1 Ng अपॉन Na, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एट सेकेंड इंसिडेंट पॉइंट, अब सेकेंड इंसिडेंट पॉइंट पर लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। सर ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या करेंगे अभी स्नेल्स लॉ में? लगाओ सर, यहां लगाओ सर। इस बार ग्लास से कहां जा रही है? एयर में, क्या लिखूंगा? Ng, Ng, क्या लिखूं बोलो? साइन R2, Na साइन E, इमर्जेंट एंगल E, एंगल ऑफ
इमरजेंस, आउट करने का एंगल, इमरजेंट एंगल बन गया साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू Na अपॉन Ng। देखिए समझ में आई बात आपको? क्यों ना इसको रिवर्स कर दूं, कर सकता हूं। तो सर ये बन जाएगा Ng Na। क्यों कर रहे हो रिवर्स? अरे वो देख, बराबर करना है मुझे। क्या बना? साइन E साइन R। अब बना लेते हैं इसको अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सर ये भी Ng अपॉन Na के बराबर, ये भी Ng अपॉन Na के बराबर, यानी कि साइन I साइन R1 साइन E साइन R2 फ्रॉम द ज्योमेट्री सर दिस इज R1 एंड दिस इज R2। बड़ा करो, यही तो है। अगर मैं देखूं R1 R2, हाँ यही है। जेड बन रहा है, वो तुम्हारा फेवरेट 10th क्लास वाला जेड, ऐसे तो है। ये रही लाइन, ये रहा एंगल, ये कितना है R1, ये कितना है R2। क्या कहते हैं इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो सही है? तो क्या लिख दो इसको? फ्रॉम डायग्राम, रे डायग्राम, फ्रॉम रे डायग्राम R1 is equal to R2, alternate interior angle, alternate interior angle। ओके सर, ये कहानी होती है तो पता चला साइन I R1 is equal to साइन R2। हाँ हाँ, दोनों उड़ा दिए, साइन R1 और R2 को क्या कर दिया? उड़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या आ जाएगा? साइन I इज इक्वल टू साइन E, और यहां से साइन आप उड़ाएंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे? उड़ाएंगे नहीं। जस्ट क्या करना है? एलिमिनेट करना है इस चीज को सिंपली, कि आप देख सकते हो कि बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इज बैलेंसिंग द थिंग, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करते हो तो एंगल I इज इक्वल टू क्या बनेगा? एंगल E। एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ E। क्लियर हो जाएगा पक्का? तो I और E क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इंसिडेंट एंगल क्या मिला अपने को? क्या मिलेगा आपको? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टेड या फिर इमरजेंट एंगल। क्या बोलोगे इस चीज को? इमरजेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल, यानी दोनों एंगल्स कैसे हो गए? दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। कोई दिक्कत? पक्का? तो जैसे ही आप इस चीज को करेंगे तो आपको डायरेक्ट आउट क्या हो जाएगा? सिंपली डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास में? देन आप बोलेंगे कि सर एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ E। यानी कि जैसे कि पैरेलल रे थी, ये आपके पास था पैरेलल, वो था, यहां से लाइट आई थी, ये एंगल आया था कितना? ठीक है। जाना कहां था लाइट को? डायरेक्ट। लाइट को कहां जाना था? डायरेक्ट। अब लाइट कहां चली गई? लाइट कहां चली गई? तो आप बोलोगे कि सर बेंड करी। पहले तो क्या करी? बेंड, यहां बेंड करी, फिर ये। तो गई कैसे? पैरेलल गई है, यानी जो पाथ था, पैरेलल पाथ था, उसी के पैरेलल गई है। यानी आपको दिखेगा, शिफ्ट दिखेगा हल्का सा। ये जैसे वो था, वो सिंपल था, उसमें लाइट ऐसे हल्की शिफ्ट दिखेगी आपको। यहां जानी थी, यहां से इतनी शिफ्ट कर गई हल्के से।
ओनली शिफ्टिंग करी, बाकी और कुछ भी नहीं, इजी। ठीक है, तो ये जो सिंपल शिफ्टिंग ऑफ लाइट है, ये आप देखेंगे कि सिंपल यहां पे आपके पास क्या हो गया, ई, ये हो गया इमरजेंट, सॉरी ये नहीं होगा, ये, तो ये एक्टिविटी है आपकी प्रैक्टिकल की, मैं बोल रहा हूं पहले यही आपको लिखना, ये जो डेरिवेशन किया ना वो का वो आपको अपनी उसमें कैलकुलेशन में लिखना पड़ेगा कि एंगल आई इतना देने पर एंगल ई इतना क्रिएट होता है। तो एक कैसे रिफ्रैक्शन प्रूव करता है, समझ में आगे क्या बात। तो कुल मिलाकर हम क्या एप्लीकेशन करना, देखो पूरा समझ लो, मैं आपको क्या करवाया, रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन में क्या पहला डालेंगे, क्या रिफ्रैक्शन में क्या डालेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या डालेंगे सर, पहला डालेंगे ग्लास स्लैब, उसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। दूसरा क्या डालेंगे, वो देखा है इस तरीके की एक चीज मैं बनाता हूं, प्रिज्म, वेरी गुड, प्रिज्म। तो आप लोगों ने इसको 10th क्लास में सिर्फ देखा था ऐसे सीधा, तो आप लोगों के लिए तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा ऐसा, लेकिन जब लैब में जाओगे तो कैसे दिखेगा आपको, ये इस तरीके का टेढ़ा, मतलब 3 फेजेस दिखेंगे आपको, 3 फेज, 2 फेज और एक तीसरा फेज, 3 फेज को लगाऊंगा, समझ में बात, मतलब ये है ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे 2 फेस और ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा फेस, ये ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, इसे कहते हैं प्रिज्म। तो एक मुझे क्या सिलेबस में करवाना है तुम्हारे, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहां क्या आएगी, प्रिज्म। तीसरा क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, प्रिज्म के बाद रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म, और तीसरा क्या आएगा, रुक जा मैं बैठा है, स्फेरिकल लेंस, क्या आएगा, स्फेरिकल लेंस, जिसके अंदर मैं जाऊंगा एक कनकेव में और एक कन्वेक्स में। ये आपका सिलेबस है, मतलब सिलेबस आपको पहले बता रहा हूं कि करना क्या है। पहला क्या हो गया, अब पता है लाइट कैसे खेलती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, पता है कि सर लाइट जैसे आती है पैरेलली चली जाती है, जैसे आती है पैरेलली चली जाती है, ओके सर। सेकंड चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे इसको देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास में ग्लास प्रिज्म, क्या बनेगा, ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, ओके, ध्यान से सुनो। ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ ये सारा का सारा गेम किसका है, अगर आपको जो मैंने इक्वेशन समझा दी, स्नेल्स लॉ बता दिया, स्नेल्स लॉ लगाना आ गया आपको, सब आ गया आपको, रे डायग्राम बनाना आ गया, चीजें खत्म। जितना तुम कॉम्प्लिकेटेड करोगे ये अपने आप इतना सिरदर्द बन जाएगी, जो बच्चा सोचेगा वास्पिस देख लेता हूँ, लास्ट एग्जाम से पहले मैं डायग्राम तो बना लूंगा। 101% देखा है मैंने, बच्चे क्लास स्कूल में जब अपने फाइनल एग्जाम में बैठते हैं डायग्राम बनाने में गलती कर देते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने, पता नहीं चलता लाइट कहां से, सर ने ऐसे ली थी ऐसे ली थी, वही नहीं समझ में आएगा, और अगर मैंने ऐसे ली तूने ऐसे ले ली, गया तेरा डायग्राम ही खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इज, घर पे इसलिए करो, प्रैक्टिस कर लो, और कुछ चीजों को थंब रूल बना लो कि मुझे जब भी ये पढ़ना है मुझे ये काम करना है। हाँ कर दे, दोनों बंद कर दिए, दोनों एसी बंद किया ना, 2 बार सॉरी बोल, हाँ मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी एक डॉटर है वो भी जाने लगी है स्कूल में, पापा के पापा जाके वो एसी बंद कर देते हैं वहां पे। मेरे घर में क्या एसी चलते, तीनों पूरे रेगुलर चलते हैं। अबे इधर इधर इधर, अच्छा, नहीं नहीं बैटरी तो डाउन नहीं है, मैं चार्ज नहीं कर रहा था। क्या हुआ,
सुनो इधर देखो, ये है तुम्हारी इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट रे, हमेशा इंसिडेंट रे बना लो। और जहां ये टकराए, जहां ये टकराए, ये सरफेस है। सरफेस नॉर्मल का बनता है, सरफेस कहां का बनता है? नॉर्मल का। तो सरफेस कौन सा है? टेढ़ा। तो नॉर्मल कैसे बनाऊंगा? इस पॉइंट पे, इस लाइन के परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का? ये लाइट जो है, अगर कुछ मामला नहीं बिगड़ता तो लाइट जाती कुछ ऐसे जाती, ठीक है। अब क्या हुआ? लाइट अवे टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, ठीक है सर। ये क्या बताया मैंने आपको? इसे कहते हैं ए, एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या नाम देंगे इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये उस क्वांटिटी का फिक्स होता है। ये भी एक्टिविटी है, अच्छा सॉरी, ग्लास भी है, ये भी एक्टिविटी, दोनों में से कुछ भी दे सकता है आपको। ग्लास प्रिज्म पे दिखाओ अपना एक्सपेरिमेंट करके, या प्रिज्म पे, दोनों आ सकती है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये सारे एंगल बराबर होते हैं, ए ट्रायंगल टाइप होते हैं। ओके, तो सर आपने जो सिखाया, अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट को जाना वहां था, नॉर्मल यहां थी, रेयर से डेंसर जा रहा है, बिकॉज दिस इज एयर, दिस इज द ग्लास प्रिज्म, शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं होता इसके रास्ते में, कुछ नहीं होता तो ये जाती कुछ ऐसे, ये चली जाती सीधी। फिर से वही बात, सर इस पॉइंट का क्या बनाओ? नॉर्मल बनाओ। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, सारा गेम किसका है? रे डायग्राम का। रे डायग्राम बनाने आगे, यानी कि चैप्टर बहुत इजी है। सर इसका नॉर्मल बताओ। अभी बताया नॉर्मल कहां होगा? सरफेस का नॉर्मल होगा। तो सरफेस कैसा? ये, तो नॉर्मल कैसा बनेगा? ये, दिस इज n1, दिस इज n2। ये क्या है आपके पास में? एक्चुअल पाथ। सर अभी आपने सिखाया लाइट ये रही, रास्ता जाना था यहां, लेकिन रेयर, डेंसर से रेयर जा रही है, अवे और टुवर्ड? अवे, बैंड करेगी कुछ इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे। ये कहलाएगी तुम्हारी इमरजेंट रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड ई, दिस एंगल कॉल्ड आई। नॉर्मल ये नहीं है, नॉर्मल से घुसी एंगल, दिस इज R1, दिस इज R2। बोलो क्लियर है? पक्का? ठीक है, अरे बोल, ओके। हो गया बस, क्या दिक्कत है? क्यों ए पे जाएगी? अभी बताता हूं कहां जाएगी। ये जाएगी मैडम, मैडम मैडम मैडम, ये लो, एक ग्रीन कलर लेते हैं आपके लिए, ये लो, ये जाएगी ऐसे। ये एंगल कहलाएगा तेरा डेविएशन एंगल डेल्टा, और सारी गेम है इस डेल्टा को ढूंढना। इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। लाइट कितना डिस्प्लेस करी अपने पाथ से, जाना कहां था? यहां, लास्ट में जाती कहां दिखी? यहां। इसके लिए मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। जैसे सपोज करो मेरे को, एक तो मैं इसको पत्थर मारा यहां से, आगे से इसको पत्थर मारा, ये कहां देखेगा? पक्का सर नहीं मारा है, क्योंकि यहां से आगे सिर पे लगा। सीधी सी बात, सबसे पहले आदमी यहां पत्थर लगता है तो आगे देखता है। मैंने क्या किया? पत्थर लिया, इसके पंखे पे मारा, पंखे ने रोटेट करके तेरे को मार दिया, तो तू कहां देखेगी? उधर देखेगी, मेरे तरफ थोड़ी देखेगी। तो फॉर दिस इमेज लाइट कहां से आ रही थी? यहां से।
तो ये क्या बोलेगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है वहां, इसको थोड़ी पता लाइट ऐसे घूम फिर के आई है। जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, आपने सुना होगा 10th क्लास के अंदर, स्टार्स अपेरेंट हाइट ऑफ द स्टार, कि स्टार दिख रहा है इतना ऊंचा स्टार, अरे यहाँ नहीं है स्टार, तो स्टार वहां है, दिख क्या रहा है लाइट के कारण। समझ रहे हो बात? तो ये क्या है, चेंजमेंट। तो ये डेल्टा है आपके पास में, तो अपना सारा काम ही क्या है, डेल्टा को ढूंढना कि डेल्टा होगा कितना, क्या फॉर्मूला बनेगा डेल्टा का। इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। कितना आपके पास लाइट का डिस्प्लेसमेंट किया है, लाइट ने अपना एंगल बनाया। करें, पक्का करोगे? चलिए देखें। देखिए सर, ये R1 है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा? हाँ, I-R1, सही है, I-R1 बोलू, चलेगा? क्यों सर, ये लाइन, ये लाइन, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना था। अगर ये I है तो ये पूरा I होना था, इतना से तुमने खुद ने R1 बोल दिया, तो बचा हुआ I-R1। सिमिलरली लाइक दैट, ये E था, तो क्रॉसिंग में ये भी कितना आना था, E। ये E था, तो क्रॉसिंग में ये भी कितना आना था, E। तो ये एंगल कितना आएगा, E-R2, E-R2। बोलो, सही है? नाम खुद से दे देना भले, तुम इसको दे दो O P, या करो इसको ONMPQ, इधर पे दे दो, इसे नाम दे दो, ट्रायंगल के नाम बना दो, इसको M डैश बोल दो, जो भी बोलना बोल दो। क्लियर है? पक्का? और नहीं समझ में आया देखो बोल दो, नहीं समझ में आ रहा तो समझा दूंगा दोबारा से, पर बोलो नहीं कि सर समझ नहीं आ रहा कैसे बना रहे हो I-R1। अरे भैया, जहां पे लाइन क्रॉस मारती है, ये एंगल पूरे एंगल बराबर होते हैं, तो वही तो कह रहा हूं, ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, ये लाइन ने कितना बनाया, आई एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, आई। तुमने खुद ने इसको R1 बोला, तो बचा हुआ क्या हुआ। मैं 200% अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर तुमने इसको घर जाके नहीं समझा, अभी थोड़ा देर बाद इस एंगल को बनाना नहीं सीखा, समझ नहीं आएगा ये कहां से आए थे R1। खुद बना के देखने पड़ते हैं, जो भी बच्चा देखेगा अच्छा ये इसके बराबर, अच्छा इस वाले एंगल को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, रट लिया, भूल गया। खुद बनाओगे ट्रायंगल, यहाँ से लाइट बनाओगे, अच्छा लाइट को जाना यहाँ था, अच्छा ठीक है, नॉर्मल इसकी एरी, ओके, अवे बताया था, टोड बताया था सर, ओके ठीक है, यहाँ टेडी निकाली। अच्छा, जब तक खुद करके नहीं देखोगे चीजें नहीं हो पाएगी। हो गया? अब तो बहुत इजी है, हो गया। जैसे तुम ये बात बोलोगे, चीजें समझोगे, तो मैं सीधा बोलूंगा, सर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी थी, 10th 8th में सिखाते हैं, हर बच्चे को पता होती है, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। तो सर इन ट्रायंगल M डैश, इन राइट ट्रायंगल M डैश N and M डैश इक्वल, सर डेल्टा इज अ एक्सटीरियर एंगल, सही बात है क्या? डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल।
चले, हाँ करेगा क्या? हाँ सुनो, कितना हो गया? सही हो गया सुनना की बात। चलिए, डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल, ओके, इन एन ट्राइंगल एम डैश एन एम, ये हो जाएगा डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल, ओके। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? डेल्टा कितने के बराबर हो गया? आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। क्लियर है? इसको सेटअप करोगे तो क्या बनेगा? आई प्लस ई माइनस का आर वन प्लस आर टू। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल्टा। ऐसे हम डेल्टा एंगल निकाल सकते हैं। अब सर बात आ गई कि ना तो हमारे पास आई वन आर वन है ना आर टू, इनकी बातें कैसे करें? तो देखते हैं कैसे अपनी चीज को लेकर आएंगे। सर ये ए है, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से सुनना। ओ, इस चीज को मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे करोगे लॉजिक लगेगा। ओ एन, इसका नाम दे दो कुछ एन डैश, ठीक है। ओ एन एन डैश एम ओ, ओ एम एन डैश एम ओ। सर ये कोऑर्डिनेटर है, ये क्या है? कोऑर्डिनेटर, जिसके ये दो एंगल, ये दो एंगल कैसे हैं? पहले से ही 90। क्यों? लाइन के परपेंडिकुलर तो बनाई थी मैंने, बोलो। इस लाइन के मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाई थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाई थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाई थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये दो लाइन परपेंडिकुलर आई थी तो मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 90। समझ मेरी बात? ये पूरा एंगल 90 होगा, ये एंगल पूरा 90 होगा। अगर ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, तो गोली मारो, ए और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180। मैं कह सकता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं? ए डैश, ए डैश दूं, चलेगा? तुम लोग डायग्राम में देख लेना, ए डैश दिया मैंने, चलो। तो सर बाय जियोमेट्री मैंने कोऑर्डिनेटर लिया है, कौन सा लिया है? ओ एन एन डैश एम ओ। इसके अंदर मैंने प्रूफ किया, आपको पता है कैसे प्रूफ किया मैंने। मैं सीधा लिख रहा हूं, ए एंगल ए प्लस ए डैश दोनों मिलकर कितने होंगे? 180, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है? 360, जिसमें से दो तो पहले ही निपट लिए 90 90 के, तो पीछे बचे हुए दो। अच्छा सर, पता चला ए डैश कितना होगा? 180 माइनस ऑफ ए। मैंने बताओ तो मैं किसको एंगल को निकाल लिया? इस ए डैश को निकाल लिया। अब ले लो ट्राइंगल ये वाला, इन ट्राइंगल एन एम एन डैश आर वन प्लस ए डैश प्लस आर टू, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो R1 प्लस R2 कितना होगा? 180 माइनस का ए डैश, क्यों ना वैल्यू पुट कर दी जाए। 180 तो ठीक था, माइनस ए डैश कितना है? 180 माइनस ए, बन गया ए। और बातों बातों में प्रूव कर बैठे R1 प्लस R2 तो किसके बराबर होता है? जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये तो हमें पहले से ही पता होता है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म तो मेरे खुद का है ना, बनाया हुआ, मतलब रखा हुआ है घर उसमें, मेरे लैब में, मैं देता हूँ तुमको, उसका एंगल तो तुम्हें पता ही होता है पहले से। दिस इज, ये मेरा है, कांस्टेंट है, खुद का है। प्रूफ कर लिया, प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया? कि क्या प्रूफ कर लिया? बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, तो डेल्टा एंगल इज इक्वल टू प्रूफ हो गया आई प्लस ई माइनस ए। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डाइवर्जन
एंगल ऑफ डाइवर्जन, लाइट कितना डाइवर्ट करेगी अपने पाथ से, निकाल लिया। ठीक है, प्रिज्म यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए बोलते